ये एक फेमिलियर पैटर्न भी नज़र आता है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उसके हवाले से बहुत शदीद किस्म के ख़तरात से भरपूर और धमकियों से भरपूर बयान सामने आते हैं तो बराबर में एक रास्ता भी खुलता हुआ नज़र आता है। तो आपको लगता है कि ये वही पैटर्न है, अब अटैक्स तो कर लिए हैं और अब बड़कों के साथ साथ हमने बातचीत भी करनी है, ये वही पैटर्न है या उससे मुख्तलिफ है? नहीं तलत, ये वही पैटर्न है। और जबकि पिछले कई दिन से जब भी मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैं ये कह रही हूं कि अमरीकी हुकूमत की इस वक्त स्ट्रैटेजी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि आप एकदम से इतना ज़्यादा हमला करें कि अगले बंदे को ये लगे कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो फिर आपको डी एस्केलेट करें। मेरे ख्याल में इस वक्त जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस लाया जाए, लेकिन उन कंडीशंस पे जिस पे अमरीका चाहता है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो मुफाहमत थी उसे दोनों साइड्स ने अपने अपने तरीके से समझा। ईरान ने एक तरीके से समझा, अमेरिका ने दूसरे तरीके से समझा। ईरान के लिए आपनाए हुर्मज़ इस वक्त उसका कंट्रोल जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है या उन्होंने बना लिया है। अमेरिका यह जानता है कि अगर ईरान ने आपनाए हुर्मज़ पे अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाली पॉलिसी के ही तनाजुर में ये सारी ऑप्शंस सदर ट्रंप को पेश की जा रही हैं। और ग्राउंड टू ट्रूप्स की भी जो बात है, देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी थी उसमें यह था कि सदर ट्रंप के सामने ये ऑप्शंस पेश की जा रही हैं। सदर ट्रंप का हमने जी ये भी जी। माजी में देखा है कि जब उन्हें कोई ऑप्शंस पेश की जाती हैं तो वो उसको पब्लिक में भी बोल देते हैं, जो कि माजी के सुदूर नहीं करते थे। वो पूरे ऑप्शंस को वे करके उनकी अच्छा बुरा देख के जो नताए जाते थे वो पब्लिक में बोलते थे। तो सदर ट्रंप का हमने एक ये भी देखा है कि जो थिंकिंग चल रही ठीक है। होती है, जो सोच विचार बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो भी अक्सर पब्लिक में आ जाती है। और ग्राउंड अच्छा, अब ट्रूप्स एक का और भी जो अहम हमने इशू है जिक्र। जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम वापस आते हैं, लेकिन इसके बीच में है इसराइली लॉबी का इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में शुरू में कहा जा रहा था कि इस जंग को चलवाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। नेतन्याहू और इसराइली हार्ड लाइनर्स जो हैं वो बहुत अरसे से बहुत सारे सदूर को ये जंग बेच रहे थे और उन सदूर ने ये जंग नहीं खरीदी बतौर पॉलिसी ऑप्शन। डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर ये हुआ और अब भी इसराइली लॉबी का इन्फ्लुएंस कितना है। जेडी वैंस का एक नाज़रीन हम आपको बयान सुनाते हैं और तजिया निगारों से हम ये पूछेंगे कि इसराइली लॉबी क्या वाक़तन इस तमाम मुद्दे के अंदर पोज हुई है, उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर निज़ाम के अंदर से भी कोई आवाज़ उठ रही है, या वक्ती उबाल है और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से पुराना निज़ाम लागू हो जाएगा। तो तारिक साहब, वाक़तन इसराइली लॉबी की हालत यही है जिस तरह वो बयान कर रहे हैं कि पैसे भी बांटते हैं और बतदरीज उन्होंने इन्फ्लुएंस बढ़ाया, लेकिन अब शायद वो रडार पर हैं। ये लॉबी क्या है, कैसे ऑपरेट करती है? एब्सोल्युटली मैं एग्री करूंगा, बल्कि इसकी एक मिसाल, जिंदा मिसाल मौजूद है। ए पैक जो कि इजराइल का जूश एक पैक है, उन्होंने $127 मिलियन 2024 के इलेक्शंस में स्पेंड किया था और वो बार बार, और उसके कई शवाहिद मौजूद हैं। कोई भी कांग्रेसमैन अगर टू स्टेट सोल्यूशन का, फलस्तीन का नाम लेता है, अगले इलेक्शन में वो फारग हो जाता है। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम जरा देखी जाए कि स्टीव विटकॉफ कौन है, जूश हैं। जेरेड कुशनर कौन है, जूश हैं। और देखा जाए उसके बाद उनके बाद जो इस वक्त कैबिनेट में कौन है, जाइनस क्रिश्चियन है। हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार देखें पीट हेक्सेट, तो टोटल बिल्कुल इस वक्त उसके माइक हक भी देखें, इस वक्त जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इसराइल के अंदर, देखें ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इंडोर्स कर रहे हैं। जाके इसराइल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के लिए जो बयानात वहां दिए उन्होंने, वो सामने नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो माजी में और आज की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली साथ खड़ी है। लेकिन क्या इसराइली लॉबी इस मरतबा एक्सपोज हुई है या नहीं हुई है पहले की निस्बत? क्योंकि जिस तरह की बातें हम आजकल सुन रहे हैं इससे पहले। जी जी, गो अहेड। मैं टोटली एग्री करूंगा। पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है गजा के बाद, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो जुल्मो सितम लोगों ने देखा, आपने देख लिया न्यूयॉर्क NYU के बाहर क्या हुआ, कोलंबिया के बाहर क्या हुआ। फिर मुमतानी साहब का इलेक्शन जीतना देखें, उसमें 30% वोट दिए जूश जेनजी ने। इस वक्त बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो रही है, इररिपेयरेबल डैमेज हो रहा है इसराइल का। और बिल्कुल जेडी वैंस साहब ने बिल्कुल सही उसमें कहा, मैं टोटली एग्री करूंगा। आशा, योर टेक, इसराइली लॉबी मौजूदा सूरत हाल?
जी जी बिल्कुल। मैंने तो पिछले 15-20 साल में यहाँ इजरायली लॉबी का बतदरीज असर कम होते देखा है। और अब जो हमने देखा, जो एक कांग्रेस में वोट डला जिसमें आधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और ये इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स भी हैं, ये सिर्फ ममदानी साहब वाले, जोरान ममदानी वाले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स ने जो उनके खिलाफ वोट डाला, ये एक बहुत बड़ा साइन है। फिर न्यूयॉर्क में दो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेट्स जो इनकम्बेंट्स थे, जो दोबारा अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, उनका सिर्फ इस बात पे हार जाना कि वो इजराइल की सपोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जोरान ममदानी ने जिनको बैक किया उनका प्राइमरी जीत जाना, ये बहुत बड़ी सिग्नल्स हैं कि अमेरिका में जो एक इजराइल के लिए ये होता था कि इसराइल कुछ भी कर ले अमेरिका उसके साथ खड़ा है, वो चेंज हो रहा है। बल्कि हकीम जेफरीज जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस में लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स अगला इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसराइल को जो इमदाद मिलेगी वो उस पे ये रखा जाएगा कि वो फिर फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है इसराइल को रोकनी पड़ेगी। तो इस तरह की इसराइल के ऊपर कभी चेक्स पहले लगे नहीं थे, जिनकी कि अब खुलेआम अमेरिका में बात हो रही है। तारड़ साहब, इस मरतबा की जो लॉबिंग है वो जेडी वैंस के बयान के मुताबिक वो इस जंग को तवालत देने के लिए है, तूल देने के लिए है, और उन्होंने कहा कि बस मकसद इसराइल का यही है कि जंग चलती रहे, जिससे मुराद ये कि शायद ईरान के लिए एक नादर मौका है कि अमेरिका के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन भी बनी हुई है, और अगर वो एक अच्छी डील ले लेता है तो शायद इसराइली लॉबी के मकासद डिफीट हो जाएं, और वो लोग जो इसराइल के अज़ाइम के बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं, वो हो सकता है खामोशी के साथ ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर भी बना पाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का वहां पे एंगेज रहना सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है, इजराइल, उसको सूट करता है। दूसरा पास दरान, बल्कि ये मेरी ख्वाहिश होगी पास दरान इसका एक्सक्यूज प्रोवाइड ना करें तो बेहतर होगा। नुकसान होगा सबका। जीसीसी कंट्रीज इस वक्त बेचारे डरते फिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आज जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हरमूज के बारे में उन्होंने कहा अनब्रेकेबल रेड लाइन, और फिर उसमें यहां पे मैं तलत भाई ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मेमोरेंडम ऑफ, अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड के को देखा जाए तो वो सारे का सारा ईरान की फेवर में जाता था, बल्कि मिसाइल सिस्टम अमेरिका भूल चुका था। लेकिन मेरे ख्याल में उससे बेहतर जो मुद्दा है ईरान को नहीं मिल सकता। लेकिन इस वक्त जो कि तदफीन, आयतुल्लाह की तदफीन के बाद जज्बात आसमान को छू रहे हैं, इनका बदला और सुरख झंडे, दर हकीकत मैं इसी से डर रहा था पहले भी कि कहीं एक कोई ऐसा डैमेज ना हो जाए। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते के बाद मैं इन चीजों को देखूंगा। मैं समझता हूं कि बेहतरी इसी चीज में होगी, किसी ना किसी मिडिल ग्राउंड पे आया जाए और इससे आगे बढ़ा जाए मेरे ख्याल में। अदरवाइज जिस तरह मैंने कहा है, अमेरिका वहां एंगेज रहेगा, ग्रेटर इसराइल का जो उनका मोटिव है उसको तकवीयत मिलती है मेरे ख्याल में, और बेहतर यही होगा कि इसको अवॉइड किया जाए। आशा, सुपर पावर या बिग पावर की ईगो अभी एट स्टेक है। इसराइल तो अपनी लॉबिंग कर रहा होगा अपने मकासद की वजह से, और कर रहा है, जिसका एक्सपोजे जो है हमें मिलता है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसके बारे में बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये बात की है जो जेडी वैंस ने दोहराई। लेकिन सुपर पावर कैसे इतनी बड़ी धमकियों के बाद और जंग के बाद फिर बातचीत के टेबल के ऊपर आए? अब तो तारड़ साहब ने जिक्र किया रेड लाइन जो बनी है आबनाए हुर्मुज़, अब तो बाबल मंदब स्ट्रेट जो है, जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के साथ मिलती है, वहाँ पर हूतीस को उन्होंने तैयार कर लिए। 2 तरफा किस्म का एक अटैक जो है वो ईरान उसके लिए तैयार हो रहा है। सो सुपर पावर कैसे वाइंड डाउन करें? आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि अगर ईरान ने अपनी जिद ना छोड़ी तो अमेरिका के लिए फिर ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, इसमें जो मीडिएटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर तुर्की, इजिप्ट और कतर भी शामिल हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ गिव इन करना होगा, क्योंकि एस्केलेशन अगर एक तरफ करेगी, ये जिसको हम साइकिल ऑफ एस्केलेशन करते हैं कि अगर एक साइड कुछ करेगी तो दूसरी साइड को करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि सुपर पावर की एक ईगो भी होती है, लेकिन यहाँ उस ईगो से बढ़ के एक बहुत बारीक थिन लाइन बैलेंस
बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि एक तरफ अगर ये जंग जारी रहती है तो ये जो उन्होंने चंद बफर बनाए थे जिसकी वजह से तेल अभी उतना महंगा नहीं हुआ, 100 से ऊपर नहीं गया जिसका उन्हें डर था, लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है तो तेल ऊपर चला जाएगा और इकोनॉमी जो है उसको बहुत नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, एक तरफ तो वो लोग इकोनॉमी पे वोट डालेंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ ये भी लगा कि अमेरिका बिल्कुल ही हार के बैठ गया है, तो एक जो इमेज सदर ट्रंप ने अपनी बेस में बनाया हुआ है कि अमेरिका एक स्ट्रांग मुल्क है, अमेरिका फर्स्ट, मैं जो हूं एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट हूं, वो इमेज उनका खराब हो जाएगा, उसका भी इलेक्शन में नुकसान होगा। तो एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप नाए हुरमज पे जीसीसी ममालिक का भी अमेरिका पे प्रेशर है कि आप ईरान को इस पे कब्जा नहीं करने दे सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। तो कोई 3 या 4 ऐसे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैटल फ्रंट्स हैं जिसको के बैलेंस करना पड़ रहा है इस वक्त अमेरिका को। और मेरा ख्याल है कि मीडिएटर जो ममालिक हैं उन्हीं को बीच में पड़ के कोई ऐसी, जिसको कहते हैं ना, ऑफ रैंप देना पड़ेगा दोनों साइड्स को, कि वो उस पे जो है वो वापस चले जाएं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो तारर साहब ने बहुत सही कहा कि वो ईरान के पूरी तरह हक में था। तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि वो या उससे मिलता जुलता कोई दूसरा मफाहमती याददाश्त कोई हो जिसपे कि दोनों फरीकैन मिलके बैठें।